मैं जब छोटा था, पढ़ाई मैंने जब स्टार्ट की तो मुझे थोड़ा-सा जो डिजिटल गैजेट होते थे, उस समय जो बहुत ही कम हुआ करते थे। जैसे टेलीविज़न है, ट्रांजिस्टर है, तो इनको देख देख इनको सुनने की, देखने की, इनको मुझे खोल के देखने की, इसमें ऐसा क्या है? मतलब मेरा जो था एक इंजीनियरिंग में वो भी कंप्यूटर की तरफ ज़्यादा लगाव था। यदि मैं आज एक डॉक्टर के रूप में इस तरीके कार्य कर रहा हूँ, तो उसमें सारा श्रेय मेरे पिताजी को जाता है कि जो ये कोविड-19 आया था, तो उसमें सही मायने में माना जाए तो हम लोगों के पास भी इसकी सही सटीक जानकारी नहीं थी कि इसमें 100% किस चीज़ से बचा जा सकता है। लेकिन जिस तरीके की गाइडलाइन आई, उस तरीके से हम लोगों ने अपने कार्य को बखूबी किया। थोड़ा बहुत डर तो हर किसी को लगता है, लेकिन हम लोग डॉक्टर हैं और हमें समाज में रह के पूरी आम जनमानस के लिए कार्य करना होता है। भैया बहुत सारे लोग ऐसा भी बोल रहे थे कि भैया कोविड नहीं है। अरे देखो, लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, जी। सबके बारे में कहते हैं, हमारे बारे में भी कहेंगे, आपके बारे में भी कहेंगे। लेकिन देखो, एक चीज़ सोचने वाली होती है कि जिस बीमारी के लिए पूरा वर्ल्ड परेशान रहा, उसके ऊपर अगर लोग उँगली उठाते हैं तो, और वो भी ऐसे लोग उठाएँ जिनको जानकारी है या नहीं है मुझे नहीं पता। लेकिन मैं उस चीज़ को नकार नहीं सकता कि कोविड-19 कुछ नहीं था। जो एजुकेटेड डॉक्टर हो, आप उसी से इलाज लें, और अगर कहीं आपको कन्फ्यूजन है, ये आपका राइट है कि आप उससे पूछ सकते हैं कि भाई कि डॉक्टर साहब आपने क्या किया? आपने किस सब्जेक्ट में पढ़ाई की हुई है? आप किस पैथी के डॉक्टर हैं? ये सब आपका ये राइट है, आप पूछ सकते हैं। पहले सोशल मीडिया का दौर नहीं था, आज सोशल मीडिया का दौर है। पहले कह सकते हैं लोग गिल्ली डंडा खेलते थे, तमाम वो चीज़ें थीं वो खेलते थे। आज के बच्चे सोशल मीडिया पर रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं। पहले हम लोगों के घर में साइकिलें हुआ करती थी, हमारे घर में नहीं थी तो आस पड़ोस में थी। तो उनके जब कभी टायर पंचर हो जाया करते थे, ट्यूब, जी। तो उसका जो टायर खाली मिलता था, खराब टायर होता था, उसको हम लोग फील्डों में चलाते थे। लकड़ी से। हाँ, एकदम घुमा-घुमा के बहुत चलाते थे। आपके जीवन का सबसे खुशी वाला पल कौन सा था? मेरे पिताजी का सपना था, जब मेरा एमपी-पीएमटी फाइट करने के बाद जब मेरा रिजल्ट आया, जब मेरा सिलेक्शन हुआ, उस समय मैं बहुत खुश और शायद दोनों था। और उससे भी ज़्यादा उत्साहित मैं उस समय था जब मैं पिता बना, और वो बहुत ही अलग अनुभव था। और मैंने इस बात से भी बहुत खुशी था कि मुझे पुत्री प्राप्त हुई है। वो पल मेरे लिए बहुत भावुक था। तो भैया आप सभी लोगों को नमस्ते। आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंशु साक्य चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज आप हमारे साथ स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे बड़े भैया डॉक्टर आनंद सिंह कुशवाहा जी मौजूद हैं। कह सकते हैं भैया समाज सेवा में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं। भैया युवाओं की बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, और कह सकते हैं युवा भैया से लाखों की संख्या में जुड़े हुए हैं। इटावा, मैनपुरी, औरैया, यहाँ के जितने भी युवा हैं भैया से जुड़े हुए हैं, और भैया उन युवाओं की तन मन धन से मदद भी करते हैं। अब भैया जो हैं मेडिकल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट पुलिस हॉस्पिटल इटावा में कार्य करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। भैया से वो सभी बातें पूछेंगे, भैया क्या भैया का जीवन रहा है, आज की डेट में मेडिकल की लाइन में ऐसी क्या चीज़ें चल रही हैं, वो सभी चीज़ें पूछेंगे। तो भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं भैया? बड़े बहुत अच्छे। भैया आज बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बैठा हो। धन्यवाद। भैया जी आपसे सबसे पहला सवाल पूछ ले रहा हूँ। आप अभी अच्छी पोस्ट पर हैं, इटावा में कह सकते हैं बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं आप डिस्ट्रिक्ट पुलिस हॉस्पिटल के। सबसे पहला मैं आपसे सवाल पूछ ले रहा हूँ, भैया आपका जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? मेरा जन्म जो है इटावा ज़िले में ही, जो पहले सरकारी अस्पताल था, उसी में हुआ था। बेसिकली मैं कस्बा जाना मुरादेन का रहने वाला हूँ, जो पिछले समय में ज़िला इटावा में ही आता था।
लेकिन अब वो औरैया जिले में है। भैया आपका बचपन कैसा व्यतीत हुआ? मिडिल क्लास फैमिली थी आपकी, या फिर कह सकते हैं अच्छी खासी फैमिली से आप बिलोंग करते हैं? मतलब हमारा जो परिवार है वो एक गरीब और मिडिल क्लास दोनों के बीच की फैमिली रही है। लेकिन समय जैसे जैसे गुजरा, परिस्थितियां बदलती गईं और बचपन में कुछ भी बातें ऐसी नहीं हैं जो हमारे जीवन के लिए खराब हुई हों। हमारे बचपन से लेकर अभी तक सभी लोगों का बहुत साथ सहयोग रहा। हालांकि बचपन में हमने भी वो सभी कार्य किए हैं जो अगर आज लोगों को बताते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, ये झूठ बोलते हैं या जो भी है। लेकिन एक सामान्य परिवार से रहा हूँ, मिडिल और गरीब परिवार के बीच की हमारी फैमिली रही है। भैया जी चलिए एक बात और बताइए, जैसे आपने ये सभी चीज़ें बताई, आप मेडिकल की लाइन में पहले से ही जाना चाहते थे, आपका ड्रीम था, या फिर कह सकते हैं कि आपका ड्रीम कुछ और था, मेडिकल लाइन में आप अलग से आए हैं, या कह सकते हैं आपके मम्मी पापा ने फोर्स किया हो कि आप मेडिकल लाइन में डॉक्टर डॉक्टर बनिए आप? ऐसा था कि आपका ये ड्रीम था, या फिर ड्रीम कुछ और था, आगे मेडिकल लाइन में डॉक्टर बन गए आज आप? हाँ, बताता हूँ। देखो, ऐसा है कि मैं जब छोटा था, पढ़ाई मैंने जब स्टार्ट की तो मुझे थोड़ा-सा जो डिजिटल गैजेट होते थे, उस समय जो बहुत ही कम हुआ करते थे। जैसे टेलीविज़न है, ट्रांजिस्टर है, तो इनको देख देख इनको सुनने की, देखने की, इनको मुझे खोल के देखने की, इसमें ऐसा क्या है? मतलब मेरा जो था एक इंजीनियरिंग में, वो भी कंप्यूटर की तरफ ज़्यादा लगाव था। लेकिन फिर हुआ ये कि हमारे जो पिताजी हैं वो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं। तो उस समय कुछ ऐसी दिक्कतें आई या उनको कुछ लगा होगा कि नहीं, उन्हें अपने लड़के को डॉक्टर ही बनाना है। तो फिर उन्होंने इसके लिए मुझे मोटिवेट किया और आगे उन्होंने हमें इसको आगे पढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए जो भी सुख साधन उनको देने थे वो उन्होंने दिए और जो भी उनको इस कार्य के लिए करना था वो उन्होंने किया। और मुझे लगता है कि यदि मैं आज एक डॉक्टर के रूप में इस तरीके कार्य कर रहा हूँ तो उसमें सारा श्रेय मेरे पिताजी को जाता है। भैया आपके माता पिता का ये सपना था कि अपने बेटे को डॉक्टर बनाएं, क्या आपको इसमें रुचि थी? आपको लग रहा था कि हाँ डॉक्टर लाइन ठीक है? नहीं, देखिए, जब हम लोग किसी कार्य में एक बार आ जाते हैं, अमूमन जैसे आप भी ये काम करते हैं, तो जब हम लोग किसी कार्य में आ जाते हैं तो फिर उसके बारे में हम लोग काम करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब उस काम को करने लगते हैं, जब उसी काम को बार-बार करेंगे तो रुचि आ ही जाती है। तो ऐसे ही जब उनका सपना था तो इसमें उन्होंने मुझे 8th क्लास से ही लगा दिया था। तो समय जैसे-जैसे गुज़रता गया, हमारी भी रुचि इसमें आती गई। और आज सब कुछ आपके सामने है जैसा भी है। तो आप लोग देख सकते हैं कि भैया ने अपने माता पिता का नाम रोशन किया। माता पिता कहते थे कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगी, बनाऊंगा। आज भैया डॉक्टर बन गए। तो भैया एक चीज़ बताइए, आपने सबसे पहला मरीज कब देखा था? मतलब होता है ना कि कोई भी फर्स्ट मरीज देखता है तो उसको याद रहता है, क्या ऐसा हुआ था? आपने कौन सी जगह देखा था? देखिए, सबसे पहली जो मेरी पोस्टिंग हुई थी, वो एमपी के मकसूनगढ़ में हुई थी। हम्म। लेकिन उसके पहले भी जो हमारे पिताजी घर पे एक छोटा-सा क्लिनिक चलाते थे उस समय। तो जब हम छुट्टी वगैरह हम घर पे आते थे, तो पिताजी मुझे बुला लेते थे कि ये पेशेंट आया, देखो आके। तो नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने पहला मरीज़ वहीं देखा हुआ है, जो हमारे पिताजी क्लिनिक था मेवना भिंड में, वहीं देखा। भैया जी एक बात और बताइए, भैया आपकी शुरुआती पढ़ाई कहाँ से हुई थी? आपने जो शुरुआती पढ़ाई की है, कहाँ से की है? मेरा जो पूरी जो शिक्षा दीक्षा है वो मध्य प्रदेश की भिंड जिले की है।
हमारे जो पिताजी हैं वहीं पर प्रैक्टिस करते थे और वहीं पे मैं पला बड़ा हूँ। मेरी सारी शिक्षा इंटर तक की वहीं भिंड में होना से है। उसके बाद फिर जो मैंने ग्रेजुएशन किया वो ग्वालियर से किया, GRMC ग्वालियर जो हमारा गजरा राजा मेडिकल कॉलेज है, वहाँ से मैंने MBBS की। भैया जी, आज आप अच्छे डॉक्टर हैं। कह सकते हैं कि पेशेंट की आपके लिए क्या क्या शिकायतें रहती हैं? कोई भी डॉक्टर हो उसकी पेशेंट के लिए क्या क्या शिकायतें रहती हैं? पेशेंट क्या क्या शिकायत करता है? देखिए, पेशेंट तो पेशेंट होता है, उसकी कोई भी समस्या हो सकती है और जो उसकी समस्या होती है उस पे चिकित्सक को कार्य करना होता है। लेकिन देखिए, पेशेंट की कोई एक समस्या नहीं होती है ना? जैसे उसको वो बताएगा कि मुझे साहब बुखार आ रहा है, तो बुखार के साथ उसको बदन दर्द भी होगा, हो सकता है उसको जुकाम भी हो रहा हो सकता है उसको कफ भी हो। तो पेशेंट जो होता है वो काफ़ी चीज़ों को अपना बताता है, उसी तरीके से हम उसका इलाज करते हैं। जी। भैया जी, एक चीज़ और बताइएगा। जैसे भारत में कोविड आया था और कह सकते हैं सभी डॉक्टर्स ने मिलकर कोविड को कंट्रोल किया और कह सकते हैं भारत देश में एक ऐसी स्थिति आ गई थी और डॉक्टर्स का देश को बचाने में बहुत बड़ा योगदान रहा। हम भी देखते थे, आप गांव-गांव जाते थे अपनी सेफ्टी के साथ, कह सकते हैं रेस्क्यू टीम के साथ। कोरोना वायरस जब आया था, कोरोना वायरस के समय में कैसा रहता था? देखो, उस समय ऐसा था कि जो ये कोविड-19 आया था, तो उसमें सही मायने में माना जाए तो हम लोगों के पास भी इसकी सही सटीक जानकारी नहीं थी कि इसमें 100% किस चीज़ से बचा जा सकता है, कैसा हम करें जिससे सुरक्षित रहें। लेकिन जिस तरीके की गाइडलाइन आई, उस तरीके से हम लोगों ने अपने कार्य को बखूबी किया। थोड़ा बहुत डर तो हर किसी को लगता है, लेकिन हम लोग डॉक्टर हैं और हमें समाज में रह के पूरी आम जनमानस के लिए कार्य करना होता है। तो वो हम लोगों ने बहुत ही तन और मन से किया। शुरुआत में डर लगा, 1-2 बार मैं भी कोविड पॉजिटिव हुआ, क्वारंटीन भी हुआ। लेकिन फिर धीमे-धीमे ये लगा कि नहीं, और भी लोग परेशान हैं, इस समस्या से ग्रसित हैं। उस समय देखा भी होगा आपने कि बहुत ही विचित्र स्थिति थी पूरे वर्ल्ड की। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने अपने आप से ये फैसला किया कि नहीं, इस कार्य को करना है और बहुत ही अच्छे तरीके से किया। हर तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में जाकर, शहरों के हर जगह-जगह जाकर मेडिसिन का वितरण करना, सैनिटाइज कराना, ये सारी चीज़ें बखूबी हम सबके द्वारा की गई और बहुत ही कठिन दौर था वो। और कठिन दौर के साथ-साथ एक हर किसी के लिए एक नया अनुभव भी था और उसमें बहुत से लोगों ने खोया। और इसमें कह सकते हैं कि सबसे कठिन वाला पल यही था। मतलब मैंने अपनी लाइफ में तो मतलब ऐसा समय पहली बार देखा। भैया, बहुत सारे लोग ऐसा भी बोल रहे थे कि भैया कोविड नहीं है, पर जिसको हो गया था वो तो मान रहा है। पर जिसको कोविड नहीं हुआ था, जो पॉजिटिव नहीं निकला, जिसने कड़ी सुरक्षा करी कह सकते हैं, वो पॉजिटिव नहीं निकला या उसकी किस्मत कह सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए। जिन्होंने कोविड को देखा नहीं, जो पॉजिटिव नहीं हुआ, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि कोविड था ही नहीं। और बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं जिनको कोरोना हुआ था, पॉजिटिव निकले थे, वो कहते हैं कि भैया कोरोना बहुत बड़ी चीज़ थी। क्या था माजरा? अरे देखो, लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, जी। सबके बारे में कहते हैं, हमारे बारे में भी कहेंगे, आपके बारे में भी कहेंगे। लेकिन देखो, एक चीज़ सोचने वाली होती है कि जिस बीमारी के लिए पूरा वर्ल्ड परेशान रहा, उसके ऊपर अगर लोग उँगली उठाते हैं तो, और वो भी ऐसे लोग उठाएँ जिनको जानकारी है या नहीं है मुझे नहीं पता। लेकिन मैं उस चीज़ को नकार नहीं सकता कि कोविड-19 कुछ नहीं था। भैया, ऐसा भी कह सकते हैं कि कोविड-19 बहुत कुछ था, जिसने देश को झकझोर के रख दिया था।
ऐसा भी मान सकते हैं कि जब भी न्यू जनरेशन आएगी उसको आप या हम, जैसे आप जब बुजुर्ग हो जाएंगे हम आपकी जितनी उम्र के हो जाएंगे, जब लड़कों को युवाओं को ये चीज़ें जब हम लोग बताएंगे और कहेंगे कि एक समय ऐसा भी आया था कि जब भी हम लोग घर से बाहर निकलते थे तो पुलिस वाले कहीं ना कहीं कहते थे कि भैया घर के अंदर जाओ, बाहर खतरा है। घर में बाहर निकलने के लिए घर के बाहर पुलिस आ जाती थी। क्या ये चीजें वो लोग मानेंगे या नहीं? नहीं, देखिए अंशु जी, इस पे मैं ये कहूँगा कि जो एक तरीके की वायरस है, और हो सकता है कि मतलब ये मेरा पर्सनल वो है, मैं कि ऐसा समय आगे शायद आ जाए, तो शायद हमें ना बताना पड़े। जी। क्योंकि हालाँकि लेकिन ये कोविड-19 के बाद सारे देश इस तरीके के वायरसेस को लेकर सतर्क तो हुए हैं, उसकी सारी लोग व्यवस्थाएँ कर रहे हैं। लेकिन अगर नहीं हुआ तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन कभी-कभी ये लगता है, क्योंकि जैसे एक चीज़ की कोई शुरुआत हो जाती है, तो आगे होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। और एक तरीके से ये बिल्कुल नया समय था, नया जो लोगों ने सबने देखा। तो अगर नहीं होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि ये चीज़ शायद शुरुआत है, उसके लिए हम सबको तैयारी रखनी चाहिए। जी। तो आप लोग देख सकते हैं कि भैया ने बहुत सारी जानकारी दी। कोरोना वायरस था और देश के लिए एक भयावह स्थिति बन गई थी। और बता दें आपको, जिसने कोरोना वायरस में अपना कुछ खोया वो शायद ही जीवन में वो चीज़ें भूल पाएगा। किसी का भाई खोया, किसी की बहन खोई, किसी के पिता खोए थे, किसी की माता। ऐसी चीज़ें चली कोरोना वायरस के अंदर और भयावह स्थिति बनी रही देश के अंदर। भैया जी, डॉक्टरी लाइन की बहुत सारी बातें पूछ ली हैं। एक चीज़ और बताइएगा, आजकल होता क्या है कि डॉक्टरी लाइन में या कह सकते हैं जैसे हम मरीज हैं या कोई भी मरीज हो, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि भैया सरकारी अस्पताल में कम अच्छा इलाज होता है और अगर आप प्राइवेट में जाइएगा जिसकी लगभग 500 रुपये फीस हो, 300 रुपये फीस हो, मतलब प्राइवेट कोई सा भी हो हॉस्पिटल, उसमें ज़्यादा अच्छा इलाज होता है। ऐसा वास्तविकता में होता है? गवर्नमेंट और प्राइवेट अस्पताल में फैसिलिटी तो कह सकते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट में अच्छी फैसिलिटी नहीं है, प्राइवेट में अच्छी है। क्या रहता है गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल को लेकर? नहीं, देखो, ये चीज़ें जो उस जगह जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और प्राइवेट हॉस्पिटल है, दोनों जगह जो डॉक्टर होते हैं, यदि वो देखिए गवर्नमेंट में जो भी आपको डॉक्टर मिलेंगे वो सारे वेल एजुकेटेड मिलेंगे। प्राइवेट में इस समय जो ये समय चल रहा है, इसमें आपको यही पता नहीं चल पाता है कौन सा हॉस्पिटल डॉक्टर का है, कौन किसका है। वहाँ जो हमें देख रहे हैं वो डॉक्टर ही देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं। तो ये थोड़ा-सा दोनों में अंतर है। बाकी का जो मरीजों को जो सुख-सुविधाएँ मिलनी चाहिए, जो उनको इलाज मिलना चाहिए, वो वहाँ की फैसिलिटीज़ पर डिपेंड करता है। चाहे सरकारी अस्पताल हो, चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, यदि दोनों जगह सुविधाएँ अच्छी होंगी, तो दोनों जगह सुविधा मरीजों को सुविधाएँ अच्छी मिलेंगी। दूसरी चीज़ ये भी है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मरीजों को इतना कन्फर्म है कि वेल एजुकेटेड डॉक्टर ज़रूर मिले, और जब वेल एजुकेटेड डॉक्टर मिलेगा तो 100% बात सत्य है कि वहाँ पे उस मरीज का इलाज भी अच्छा होगा। ऐसा भी होता है जैसे भैया आपने कहा है कि आजकल ऐसा चलता है कि हॉस्पिटल किसी का हो और चला कोई और रहा। कंपाउंडर तक हॉस्पिटल चलाते हैं। कह सकते हैं छोटी छोटी दुकानों में हॉस्पिटल खुले हुए हैं। उन हॉस्पिटलों से हम लोगों को सावधान रहना चाहिए। अच्छे डॉक्टर से दवा लें, हम हो या आप हो। बिल्कुल, ये बात तो बहुत ही आपने सही कही है, ये चीज़ होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, आज आपके सामने मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि जब भी हम लोग हैं, जैसे घर में कोई केस वगैरह हो जाए या हमें अपने बच्चे को पढ़ाना है, अगर केस होता है तो हम कहाँ जाएँगे? वकील के पास। उसकी डिग्री देखेंगे, उसका बस्ता देखेंगे,
और जैसे हमें अपने बच्चे को पढ़ाना है तो हम स्कूल में टीचर्स को भी देखते हैं, अगर घर पे टीचर को बुला रहे हैं तो उनकी भी एजुकेशन देखते हैं। तो इसी तरह अगर हम अब अगर किसी अपने मरीज को किसी डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं तो हमें वहाँ भी ये चीज़ें करनी चाहिए। हमें ये पूछना चाहिए, समझना चाहिए कि हम जिस डॉक्टर को दिखा रहे हैं वो कौन है, क्या है। इतना अगर होता है तो ये सब जनमानस के लिए बहुत ही अच्छा है। और देखिए ये बहुत बड़े-बड़े सर्वे हैं अंशु जी। हम लोग जो है अपने देश में जिस एंटीबायोटिक को यूज़ कर रहे हैं, वो काफ़ी देश ऐसे हैं जहाँ पे ये एंटीबायोटिक चालू भी नहीं हुए। क्योंकि ऐसा माना जाता है, मैं ये खुद नहीं कह रहा हूँ, ये सर्वे की बात है और मैंने 1-2 चैनल्स पे सुना भी है। जो हमारे वरिष्ठ डॉक्टर होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, उन्होंने बताया है कि हमारे देश में जो है एंटीबायोटिक का बहुत ही दुरुपयोग होता है। वो इसलिए होता है कि इसको बिना एजुकेशन के जो लोग हैं, वो चिकित्सा पद्धति में हैं, जो इसका उपयोग करते हैं, जिससे इसका दुरुपयोग बहुत होता है और इसका आम जनमानस पर बहुत ही दुष्प्रभाव भी पड़ता है। ये हो सकता है किसी अगर गलत दवाई जा रही है तो हो सकता है लिवर डैमेज कर दे या किडनी डैमेज कर दे। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो जिसने अपने इस हर जिस पैथी में खुद उस डॉक्टर ने डिग्री की है, यही आपके माध्यम से मैं ये सबको सलाह देना चाहता हूँ कि जो एजुकेटेड डॉक्टर हो, आप उसी से इलाज लें। और अगर कहीं आपको कन्फ्यूजन है, तो ये आपका राइट है कि आप उससे पूछ सकते हैं कि भाई कि डॉक्टर साहब आपने क्या किया हुआ? आपने किस सब्जेक्ट में पढ़ाई की हुई है? आप किस पैथी के डॉक्टर हैं? ये सब आपका ये राइट है, आप पूछ सकते हैं। सही बात है। आप लोग देख सकते हैं जैसे भैया ने बहुत सारी चीज़ें बताई है। उन बातों को आपके अपने जीवन में प्रयोग करना चाहिए क्योंकि मनुष्य का जीवन बहुत अनमोल होता है और आपने मनुष्य का जीवन लिया है तो आप कह सकते हैं इसमें ऐसा नहीं सोचे कि हाँ हम कहीं से दवा ले लेंगे। जैसे मान लीजिए किसी भी कोई भी हो, देखिए हर एक व्यक्ति बीमार होता है, स्वास्थ्य सबका खराब होता है। आप अच्छे डॉक्टर से लेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। आप कह सकते हैं गली में आपके कोई डॉक्टर रहते हैं, आपके पड़ोस के कोई डॉक्टर हैं, आपने उनसे दवा ली, आप ठीक भी हो गए हैं। भैया ऐसा भी कहते हैं कि उन डॉक्टर से हमने दवा ले ली, हमारे गली के रहे, हमारे मोहल्ले के रहे, पड़ोसी रहे, हम लोगों को आराम तो मिल जाता है। क्या बाद में इसका शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ता है या फिर नहीं, ठीक दवा रहती है, दवा ले लेनी चाहिए? देखिए अमूमन हर कोई बीमार जो होता है, वो हर पेशेंट को हम लोग सीरियस नहीं कह सकते। तो अगर छोटी कोई उसको दिक्कत है, वायरल है या कुछ है, तो वो वहाँ से भी ठीक हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हर किसी से ही हर किसी ने भी किसी को कोई मेडिसिन दे दी तो वो ज़्यादा नुकसानदायक ही हो जाएगी या ज़्यादा वो और बीमार हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर उन दवाइयों के डोज के बिना ज्ञान के अगर उनको अधिकता में देते हैं, तो उस मरीज को निश्चित तौर पे नुकसान होने की संभावना। भैया एक सवाल और बताइए, जैसे मैंने देखा है अपने जीवन में, जैसे किसी को सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, तो होता क्या है कि बहुत सारे लोग हमारे गांव में हों या मैंने देखे हैं, मेरे जानने वाले लोग हैं, और पेन किलर खा लेते हैं। जैसे सिर दर्द हुआ, चलिए मेडिकल पे पेन किलर ले ली, खा ली। पेट दर्द हुआ, चलिए मेडिकल पे पेन किलर ले ली, खा ली। शुरुआत में तो आराम मिल जाता है, महीने में 10 बार पेन किलर खा लेते हैं बहुत सारे लोग। क्या बाद में उन पेन किलर का शरीर के ऊपर बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट पड़ता है? ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। देखिए बहुत से पेन किलर ऐसे होते हैं जो हमारे रीनल सिस्टम को, हेपेटिक सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं। कभी भी आपको सर दर्द हो रहा है या पेट दर्द हो रहा है या पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, तो हमें सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि किस वजह से हो रहा है। जब हमें वजह पता होगी तो हम उसका सही से इलाज कर सकते हैं। और ज़्यादा पेन किलर लेने से ये 100% बात सही है आपकी कि इसके दुष्परिणाम निश्चित तौर पे आगे आपको मिलने ही मिलने हैं। हाल में ना सही,
लेकिन भविष्य में इसके परिणाम आपको मिलेंगे। और पेन किलर जो है अपने एक मात्रा में ही लेनी चाहिए और बिना परामर्श के नहीं लेनी चाहिए। जी भैया जी, मैंने आपसे बहुत सारे सवाल पूछ लिए हैं जो आपके वर्तमान में चल रहे हैं, हमारे वर्तमान में चल रहे हैं। अब आपके निजी जीवन में आ जाते हैं। आपने बचपन में कौन कौन से खेल खेले हैं? क्योंकि पहले सोशल मीडिया का दौर नहीं था, आज सोशल मीडिया का दौर है। पहले कह सकते हैं लोग गिल्ली डंडा खेलते थे, तमाम वो चीज़ें थी वो खेलते थे। आज के बच्चे सोशल मीडिया पर रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, 3 साल के, 4 साल के। पहले का बचपन कैसा होता था? नहीं नहीं, हमारे समय में वो सब नहीं था। मैं देखो ग्रामीण क्षेत्र में ही रहा हूँ, तो जब बचपन था तो आपने कभी देखा होगा, आज भी कभी, अब तो रील्स में ही दिखता है या कहीं इंटीरियर बहुत ही गाँव में जाओ तो दिखता है, नहीं तो वो चीज़ नहीं दिखती है। पहले हम लोगों के घर में साइकिलें हुआ करती थी, हमारे घर में नहीं थी तो आस पड़ोस में थी। तो उनके जब कभी टायर पंचर हुआ हो जाया करते थे, ट्यूब, जी। तो उसका जो टायर खाली मिलता था, खराब टायर होता था, उसको हम लोग फील्डों में चलाते थे। लकड़ी से? हाँ, एकदम घुमा घुमा के बहुत चलाते थे। और मोहल्ले के सारे लोग इकट्ठे बच्चे होके हम लोग मतलब उसको दिन दिन भर चलाते थे। स्कूल से होने आने के बाद यही सब चलता था। और वो खेल हम लोग तब तक खेलते थे जब तक घर से बुलावा ना आ जाए या घर से डांट नहीं पड़ती थी। अच्छा, हम लोग उस समय फिजिकल वर्क बहुत करते थे। फिर जब मैं बड़ा हुआ तो थोड़ा क्रिकेट की तरफ रुचि गई, तो थोड़ा इंटर तक क्रिकेट भी हमने खेला है और क्रिकेट हमें पसंद है। और बाकी के पहले जो छोटे छोटे ग्रामीण क्षेत्रों में खेल होते थे, एक उसको कुछ देवलगड़ा बोलते थे, गिल्ली डंडा? वो भी खेल लेते थे, गिल्ली डंडा खेल लेते थे। हाँ। और एक वो क्या बोलते हैं उसको, वो कपड़े की बॉल बना के खेलते थे, तड़ी मार पड़ी बोलते क्या, ऐसे ही कुछ बोलते, अब ध्यान नहीं आ रहा। हाँ हाँ, तड़ी मार, अलग अलग जगह पे अलग नाम हाँ, था। तो ये भी हमने खेला है। यही सब उस समय गेम थे। उस समय मोबाइल तो बहुत अलग वो था, तब तो उस समय टीवियाँ नहीं थी लोगों के पास, रेडियो नहीं थे, तो यही सब था, यही गेम हम लोगों ने इससे ऐसा भी होता है कि आजकल के बच्चों के ऊपर फिजिकल प्रभाव पड़ रहा है। बिल्कुल पड़ रहा है। जो हमारे जो बुजुर्ग थे, जो उनमें फिजिकल स्ट्रेंथ थी, वो हम लोगों में नहीं है। और मुझे लगता है कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी में वो फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं होगी, अगर वो एकदम से इस डिजिटल दुनिया में खो जाएंगे तो। जी। लेकिन अब आगे समय, कभी जब सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद शारीरिक काम अब आगे भविष्य में कम पड़ने वाला है। मतलब ये मुझे लगता है, क्योंकि आजकल आप देखिए अब आगे सारी टेक्नोलॉजी आती जा रही है। जो काम पहले 500 लोग मिलके करते थे, आज वो एक मशीन कर रही है ना। और अब आगे एआई भी आने वाला है, उसके फीचर सब में आ रहे हैं, सारी मशीनें ऑटोमेटिक चलेंगी। तो ये भी लग रहा है कि शायद शारीरिक जरूरत उतनी है कि नहीं है, अब आगे ये तो भविष्य निर्धारित करेगा। जी। जितना पहले लोग स्ट्रांग होते थे वो आज नहीं है, और आज जितना स्ट्रांग है वो कह सकते हैं कि फ्यूचर में नहीं होंगे। हाँ, ये चीज भाई, स्ट्रॉन्ग को, इस चीज को चेक कौन करता सही बात। है ना, कि कौन स्ट्रॉन्ग था कौन नहीं था। तो इसके मतलब इस सवाल का जवाब तो यही है कि ये तो भविष्य निर्धारित करेगा। लेकिन जो चीजें, जैसे हम लोग बोलते हैं कि फिजिकल फिट रहने के लिए हमें भागदौड़ करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, तो अगर वो हम कर रहे हैं तो ये तो शारीरिक बहुत ही अच्छी बात है, ये तो सभी के लिए अच्छी बात है, ये करनी भी चाहिए। मुझे लगता है कि आज जहाँ पर हम लोग बच्चों को डिजिटल दुनिया में धकेल रहे हैं, उससे अच्छा है कि थोड़ा उनको फिजिकल फिटनेस के लिए अवेयर किया जाए, तो उससे उनका मानसिक शारीरिक विकास बहुत ही अच्छा होगा। भैया आजकल जैसे बहुत सारी चीजें कर लिए हैं, खेल जो चलते थे अब वो विलुप्त हो गए हैं, कहीं कहीं देखने को मिलते हैं। आपने ये सभी खेल खेले, अ, आपने पढ़ाई की, पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ ये सभी खेल हुए, सभी खेल होने के बाद हुआ क्या, आपकी फैमिली में एक सवाल उठा होगा आपकी शादी को लेकर। हम्म। तो आपकी जब शादी हुई थी, क्या लव मैरिज हुई थी या फिर कह सकते हैं अरेंज मैरिज आपने की थी?
नहीं नहीं, अरेंज मैरिज हुई है और हमारे यहाँ शादी को लेके कोई सवाल नहीं उठा। जी। जब डिग्री कंप्लीट होने को थी तो घर वालों ने बोला कि शादी होनी है। हम ठीक है, बोले लड़की देखो, मतलब जो एक पैटर्न होता है शादी का, तो उस तरीके से वो ओके, अरेंज मैरिज हुई है हमारी। अरेंज मैरिज। हाँ। चलिए 2 सवाल और पूछ ले रहा हूँ आपसे। सही। आपके जीवन का सबसे खुशी वाला पल कौन सा था जिसमें आप सबसे ज्यादा उत्साहित हुए हों, खुशी हुए हों? देखिए वैसे तो उत्साहित होने का जो मौका है, आप भी जानते होंगे जीवन में सभी को बहुत बार मिलता है। हम लोग बहुत बार उत्साहित होते हैं, लेकिन मैं अगर अपने अभी तक की लाइफ में अगर सबसे ज़्यादा उत्साहित हुआ हूँ, तो 2 बार सबसे ज़्यादा हुआ था। एक बार जब जो मेरे पिताजी का सपना था, जब मेरा पीजी पीएमटी कंप्लीट करने के बाद, नहीं एमपी पीएमटी फाइट करने के बाद जब मेरा रिजल्ट आया, जब मेरा सिलेक्शन हुआ, उस समय मैं बहुत खुश और उत्साहित दोनों था। और उससे भी ज़्यादा उत्साहित मैं उस समय था जब मैं पिता बना, और वो बहुत ही अलग अनुभव था। और मैंने इस बात से भी बहुत खुशी था कि मुझे पुत्री प्राप्त हुई है। वो पल मेरे लिए बहुत भावुक था, और शायद उस समय एक पिता बनने का एहसास भी हुआ, जो मेरे अब तक के जीवन का सबसे बेहद ही खास और सुखद एहसास। जी। भैया एक चीज और बताओ, जैसे ये आपका खुशी वाला पल हुआ, जीवन का सबसे कठिन कह सकते हैं दुखदाई समय कौन सा था? ऐसा जीवन में बहुत ही दुखदाई या कष्टदायक समय कभी आया नहीं। सब हमारे बड़े बुजुर्गों का, हमारी जो अब धर्मपत्नी हैं डॉक्टर सरिता जी, इन सब का बहुत ही सहयोग रहा है। और कभी भी कष्ट अगर आया है तो हमारी पत्नी ने बहुत ही सहयोग किया, हर घड़ी हर कष्ट में हमारे साथ खड़ी रही। तो मुझे अभी तक कुछ ज़्यादा दुख का एहसास हुआ नहीं कि कभी मैं बहुत ज़्यादा दुखी हुआ हूँ। बाकी का जीवन में हर किसी को छोटे छोटे दुख ये सब बने रहते हैं, लेकिन मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो मुझे इतना अच्छा परिवार मिला, जो हमेशा हमारे हर सुख दुख में साथ रहते हैं। जी। तो भैया आपसे सभी बातें पूछ ली हैं आपकी जीवन की, और स्वास्थ्य से संबंधित सभी बातें हो गई हैं। बाकी आपको कैसा लगा? मतलब किस बारे में? पॉडकास्ट कैसा लगा? देखिए अंशु, आपका जो ये पॉडकास्ट वाला प्रोग्राम है बहुत ही अच्छा है, बहुत सराहनीय है। और देखिए मैं हमेशा प्रेजेंट में रह के फ्यूचर की तरफ ज़्यादा बात करता हूँ। तो उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि ये भी आगे एक अपनी बात लोगों तक पहुँचाने का एक भविष्य है। जी। और आपके पॉडकास्ट बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत सारे लोगों ने आपके साथ सहभागिता दिखाई है। आपके सवाल जवाब, आपकी दूरदर्शिता बहुत ही अच्छी है, और हमारी आपके लिए एक बड़े भाई के तौर पे, गार्जियंस के तौर पे आपको भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमेशा आशीर्वाद। धन्यवाद। तो आप लोग देख सकते हैं भैया ने वो सभी चीज़ों के जवाब दिए हैं जो आपके जीवन में कभी ना कभी ज़रूर काम आएंगे, क्योंकि किसी ना किसी व्यक्ति से कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। भैया आज जनपद इटावा के मेडिकल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो हॉस्पिटल है इटावा का पुलिस लाइन में, वहाँ कार्यरत हैं, और कह सकते हैं सरकारी तौर पर
पुलिस विभाग के लोगों की सेवा करते हैं। बिल्कुल। तो भैया ने बहुत कीमती समय दिया अपना और हमारे सेटअप पर चल कर आए। तो भैया दिल की गहराई से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे रे, और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, तो कृपया करके जरूर शेयर करिएगा और अपने सुझाव भी दीजिएगा कमेंट में कि यहाँ डॉक्टरी लाइन में क्या और किया जा सकता है, क्योंकि भैया उस चीज़ का जवाब जरूर देंगे भविष्य में कभी अगर दोबारा पॉडकास्ट होगा वो बिल्कुल, सारी चीज़ें। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप सभी लोगों का भी धन्यवाद। आपने पूरा वीडियो को देखा और बहुत अच्छा इसमें रिस्पांस दिखाया। थैंक यू।